प्रिय छात्रगण नमस्कार। उद्यन ISPCS के इस ऑनलाइन मूवीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग BPSC 67वीं के लिए मैथिली ऑप्शनल का कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आधुनिक वर्तमान समय में मात्र मैथिली साहित्य में नहीं बल्कि सभी साहित्यों में, विशेषकर हिंदी, बांग्ला और इनका जो रचना का जो मूल भाव है वो हर एक साहित्य के वर्तमान साहित्यकार और उसके पाठक लोगों को आकर्षित करता है। ऐसे जन कवि यात्री जी के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात यात्री जी जो मैथिली साहित्य में यात्री जी के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका मूल नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र था। इनका मूल नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र था और इन्होंने यात्री की उपाधि को धारण किया था। ठीक है। और इनका जन्म जो है 1911 में हुआ था। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि ये काफी हमारे ही समय के, अर्थात हम लोग के जमाने के लेटेस्ट कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं ये जन कवि हैं। ये आम जन की पीड़ा को, ये जन कवि हैं, अर्थात ये आम लोगों की पीड़ा को साहित्य में स्थान देते हैं। आम लोगों की, आम जन की पीड़ा और आम जन की भाषा में इन्होंने रचना की है। आम जन की पीड़ा को आम जन की भाषा में इन्होंने रचना की है। इन्होंने अलंकार जो साहित्य में पद्य में प्रयोग किया जाता है, अलंकार को इन्होंने सामंतवाद का प्रतीक माना। सामंत अर्थात अलंकार जो है, जो काव्य में रस होता है, श्रृंगार किया जाता है, उसकी शोभा बढ़ाई जाती है, उसको इन्होंने सामंतवादी का प्रतीक माना। क्योंकि जो आम जन की पीड़ा है, आम जन की बहुत सारी पीड़ाएं हैं, उसके पास गरीबी है, बेकारी की समस्या है, भ्रष्टाचार है और भी नाना प्रकार की समस्या है। और ऐसे समय में जो आम जन है उसको इन अलंकारिक वर्णनों से कोई विशेष रुचि नहीं है। उसे इसमें कोई रुचि नहीं है कि नायिका का अंग प्रत्यंग कितना सुंदर है। उसे रुचि है तो उसे 2 टाइम का भोजन मिले, उसे अच्छा आवास मिले, उसे अच्छा वस्त्र मिले, उसका जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से हो, उसको जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसको सही प्रतिनिधित्व मिले, ये उसके लिए मूल जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो नायिका का रूप रंग सौंदर्य है केवल उसी तक वो सीमित नहीं रह सकता। क्योंकि ऐसी जो प्रवृत्ति होती है वो सामंतों में होती है, जो हर एक तरीके से समृद्ध हैं और हजारों सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक हैं, पूरे धन धान्य से पूरित हैं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। वैसे लोग इन तरह की अलंकारिक रचनाओं को जो मध्यकाल में होता था, जैसे विद्यापति की रचनाओं में होता था, जैसे विद्यापति ने लिखा है कि कामनी करे स्नाने हृदय हृदय हने पचना मुहाने मुनिक मानस मनमत जागो। अर्थात विद्यापति ने लिखा है कि जो सरोवर में जो स्नान कर रही स्त्री है, अर्थात विद्यापति ने सरोवर में स्नान करती हुई स्त्री का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो सरोवर में जो स्नान करती हुई सुंदर स्त्री है उसका शरीर ऐसा लग रहा है, वह जब स्नान कर रही है उसका जो वस्त्र है वह भींग गया है और वह भींगा हुआ वस्त्र उसके शरीर में इस तरह से चिपक गया है कि अगर उस अवस्था में उस सुंदरी को कोई मुनि भी देख ले तो उसके मन में भी कामदेव का प्रवाह हो जाएगा और उसका मन भी कामासक्त हो जाएगा। फिर विद्यापति उस सुंदरी के अंग प्रत्यंग, उसके स्तन आदि की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार जो साहित्य जो किया जाता था उसको यात्री जी ने छोड़ दिया। उन्होंने इसके स्थान पर जो आम जन की पीड़ा है, आम जन की जो समस्या है, गरीबी है, बेकारी है, भ्रष्टाचार है और इस समय जो अनेक और भी समस्या थी, जैसे कि यात्री जी का जो रचना है वो 1930 से हमें जो पढ़ना है यात्री जी के बारे में, वो यात्री जी की जो हमारी रचना हमें पढ़नी है उसका नाम है चित्रा। यात्री जी की हमें ये चित्रा रचना पढ़नी है और ये
एक मुक्तक काव्य का संग्रह है। मुक्तक काव्य अर्थात हर एक जो इसमें कविता है, हर एक जो पद्य है वह एक दूसरे से स्वतंत्र है और एक दूसरे से भिन्न भिन्न भावबोध पर आधारित लिखा गया है। तो जिस तरह से विद्यापति ने उस सुंदरी का वर्णन किया था, सरोवर में तालाब में नहाती हुई सुंदर स्त्री का वर्णन किया था, वैसा यात्री जी ने नहीं किया, यात्री जी ने उसके स्थान पर बूढ़ बर अर्थात बूढ़ बर और बिलाप ये कविता लिखा, जिसे हमें इसमें पढ़ना है, चित्रा संग्रह में पढ़ना है। इसमें 28 कविता टोटल है, 28 कविता है, जो 1929 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक के बीच में यात्री जी ने लिखा है। ये 28 कविता यात्री जी ने 1929 से लेकर 1949 ईस्वी के बीच में लिखा है। तो इसमें जो है यात्री जी महिला की समस्या के लिए बूढ़ वर और बिलाप नाम का कविता लिखते हैं। और ये बूढ़ वर जो कविता है वो तत्कालीन समाज में एक गंभीर समस्या थी। वो गंभीर समस्या ये थी कि बाल विवाह का प्रचलन था 1950 के आसपास तक, मतलब मान के चलिए 1900 से लेके 1950 के पहले तक, इससे पहले तक 1950 से पहले तक समाज में क्या था कि बेमेल विवाह और बाल विवाह, बेमेल विवाह और बूढ़ा बेमेल में ही आ गया। अर्थात 10-12 साल की लड़की है, 10-12 साल की लड़की है और 60 साल का लड़का है, 60 साल का आदमी है, 70 साल का आदमी है। एक आदमी बहुपत्नी प्रथा था, एक व्यक्ति 4-4, 5-5 जितना मर्जी हो उतना शादी कर सकता था। और इस समाज में, इस व्यवस्था में जो महिला थी उसकी क्या घुटन हो रही थी, उसे क्या समस्या हो रही थी, इसको यात्री जी ने अपने रचना में स्थान दिया है। अब ये मान के चलिए कि अगर 10-12 साल की लड़की है और उसका 60 साल के आदमी के साथ विवाह हो जाता है तो 5 से 7 साल में हो सकता है कि इस आदमी की मृत्यु हो जाए, क्योंकि यह बूढ़ा हो जाएगा। और उस समय इस लड़की की अवस्था 17-18 साल, 15-16 साल के आसपास होगी। तो ये बताइए कि उस समय इस लड़की का, ये लड़की ना ही पढ़ी लिखी है, ना ही आर्थिक रूप से उस प्रकार से सक्षम है, इसका जीवन किस प्रकार से हो जाएगा, इसका जीवन कितना कठिन हो जाएगा। और जो समाज में जो कुचक्र चलाने वाले लोग हैं, अर्थात जो समाज में गलत नियत रखने वाले लोग हैं, फिर वो इस स्त्री को तरह तरह से नाना विधि प्रकार से परेशान करेंगे और इसका जीवन बहुत ही कष्टप्रद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इस महिला को अशुभ माना जाएगा और इसके साथ समाज में कोई प्रकार का व्यवहार संबंध नहीं रखा जाएगा। और इस तरह की जो समस्या है उसको पहली बार यात्री जी ने साहित्य में स्थान दिया। जहां विद्यापति महिला की सुंदरता पर ही केवल सीमित रह गए, उसके स्थान पर यात्री जी जो वर्तमान समय में जो महिलाओं की समस्या है उसको इन्होंने स्थान दिया। केवल यहीं तक यात्री जी सीमित नहीं रहे। ये तो बूढ़ भर नाम का एक कविता है जिसमें इस तरह का उन्होंने वर्णन किया है। विलाप कविता है, विलाप कविता भी इसी संदर्भ में है जब एक लड़की, जब इसमें बाल विवाह का वर्णन है, जो बाल विवाह का वर्णन है। और इसमें जब उसका पति जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 20-22 साल के आसपास का होता है, तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है और ये जो लड़की है ये विधवा हो जाती है। और इसका जो करुण चित्रण जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तब इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो यात्री जी केवल यही तक सीमित नहीं रहे, जो समाज की जो और भी महिलाओं की अन्य समस्या है, जैसे कि गरीबी, बेकारी, इस सब का एक साथ इन्होंने चित्रण किया है। जब इन्होंने गामक चिट्ठी नाम का एक कविता लिखा है जिसमें गरीबी और बेकारी और महिला का समस्या सबका एक साथ चित्रण हो जाता है। जब वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक महिला है जो गांव में रहती है, उसका पति पैसा कमाने, काम करने परदेश गया हुआ है और उसे वहां पर नौकरी नहीं लगी है, वहां भी बेकार बैठा है। और ये महिला जो है घर पे रह रही है, गांव में रह रही है। अब इसका पुराने जमाने का समय था, इसके पास पक्का का मकान तो था नहीं, इसका घर जो है बरसात में टपक रहा है और भी घर में सभी लोग बेकार बैठे हैं, खाने पीने के लिए समस्या है।
और ये महिला अपने पति को चिट्ठी लिखती है और कहती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी हो तब भी आप वापस घर आ जाइए, क्योंकि जो हमारा जो बच्चा है उसका मुंडन है, हमारा घर चू रहा है, हमारा घर जो टपक रहा है, और भी तरह तरह की समस्याएं हैं। इसमें ये दिखाते हैं यात्री जी कि इतने अभाव, इतनी समस्याओं के बावजूद भी उस महिला का अपने पति के प्रति क्या प्रेम है, और साथ साथ जो उसकी तरह तरह की समस्याएं हैं, ये समस्याएं कोई नई बात नहीं थी। उस समय के समाज में 1930 से लेकर 1950 ये युग है। 1990 जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया है, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब से आया है, प्राइवेटीकरण जब हुआ है, उसके बाद जो स्थिति है कुछ हद तक सुधरी है। लेकिन 1991 से पहले की जब आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह का जो मिथिला के गांव घर में इस तरह का, मिथिला के पूरे बिहार, पूरे उत्तर भारत में इस तरह की आपको स्थिति दिखेगी जब बाढ़, बेकारी, गरीबी, ये सब समस्या काफी चरम रूप में थी। तो इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में किसी भी कवि के लिए केवल सामंतों के लिए अलंकारिक रचना करके, केवल श्रृंगार रस में रचना करके, पुरुष और स्त्री के बीच में जो प्रेम संबंध है केवल वहीं तक सीमित रह करके कोई भी कवि जन कवि नहीं हो सकता है। जब तक उसके आम लोगों की समस्या को वो साहित्य में स्थान नहीं देगा तब तक जो है वह कभी जन कवि नहीं हो सकता है। और वो साहित्य जो है समाज के लिए परोपकारी, उपयोगी नहीं हो सकता है। तो इस संदर्भ में इन्होंने ये कविता लिखा है। केवल ये गांव की चिट्ठी, यात्री जी ऐसे कवि हैं जो दलित विमर्श, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं अपने कविता के माध्यम से। और जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जैसे गुठ बिछनी, इन्होंने एक कविता लिखी है गुठ बिछनी। इस गुठ बिछनी कविता में जो आपने देखा होगा गांवों में कि कुछ जो अनुसूचित जाति जनजाति की खास करके जो लड़कियां होती हैं, सभी तो नहीं लेकिन जो अत्यंत गरीब और पिछड़े वर्ग से लड़कियां आती है, वो गांव में जलावन ढूंढ रही होती है, बगीचों में, गाछी में जाकर के वो क्या कहते हैं, जो गाय गोबर करती है, भैंस गोबर करता है, उस गोबर को इकट्ठा करती है, उपला बनाती है। तो उसकी जो समस्या है, उसके कोई देखने वाला नहीं है, उसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तो यात्री जी उसकी समस्या को लेकर के जो गांव में जो गोबर बीच रही है, जलावन बीच रही है, ऐसी लड़की की जो स्थिति है, उसका क्या समाज में स्थिति है, उसका क्या व्यक्तिगत चित्रण है, इन सभी को इन्होंने यात्री जी ने गोठ बिछनी कविता में लिखा है। इसके बाद यात्री जी ने फेकनी कविता लिखा है। इस फेकनी कविता में जो गांव में जो दूध देने वाली एक वृद्धा है, अर्थात जो यादव जाति की एक महिला है, काफी एजेड महिला है, वह दूध में मिलावट करती है और मिलावट करके उसको बेचती है, और साथ साथ उसका जो पुतोहू है, उसकी जो पुत्र वधू है, वह उससे किस प्रकार का व्यवहार रखती है और उसका समाज में क्या प्रकार का चित्रण है, उसको इन्होंने फेकनी कविता में लिखा है। इसके बाद यात्री जी ने एक ठिठ्ठर मामा नाम का एक कविता लिखा है। ठिठ्ठर मामा अर्थात जो गांव का जो ग्राम्य जीवन है, और ग्राम्य जीवन में जब तरह तरह की स्थिति पैदा होती है, वहां का एक समाज अलग होता है और शहरी जीवन का अलग प्रकार का समाज होता है। ये जो मामा है, ठिठ्ठर मामा, जब अपने भांजे के यहाँ शहर में आते हैं तो वहां की जो चमक धमक देख करके बिल्कुल आंखें चौंधिया जाती है, और उस समय जो उनका क्या क्या प्रकार का भाव चित्रण होता है, उसको इन्होंने इसमें लिखा है। उसके बाद यात्री जी का इसमें एक और भी दलित विमर्श में कवि के स्वप्न, इनकी एक रचना है कवि के स्वप्न, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे भी। इसमें कवि के स्वप्न में यात्री जी कहते हैं कि आज के समय में किस प्रकार का कवि चाहिए। क्या आज के समय में भी वैसा ही कवि चाहिए जो प्रकृति चित्रण करता हो, स्त्री के सौंदर्य का चित्रण करता हो, नाचे भोर मोर मत मधुकर सारी सूक पीक पंचम भास, अर्थात कालिंदी यमुना नदी के किनारे मध्यम मध्यम हवा बह रही है, वहां पर जो है सो कुंद कुमुद अरविंद आदि फूल जो हैं, कमल के फूल खिले हुए हैं, मोर नाच रहे हैं। इस तरह का जो प्रकृति चित्रण है, क्या केवल जो वर्तमान समय के कवि हैं, क्या केवल अपने आप को यही तक सीमित रखें, या आम जन की जो पीड़ा है उसको भी साहित्य में स्थान दें। तो जयकांत मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र, जो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर लिखा है, डॉक्टर जयकांत मिश्र जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर लिखा है, हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, और इनका योगदान यह है कि इन्हीं के वजह से ही
जो है सो मैथिली का अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मैथिली का इन्होंने ये मैथिली लिटरेचर का हिस्ट्री में इंग्लिश में लिख करके एक उसको प्रमाणिक तौर पे प्रस्तुत किया, जिससे मैथिली को भाषा और साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित होने में मदद मिली। तो इस उन्होंने डॉक्टर जयकांत मिश्र ने इनके बारे में कहा कि आजकल के युग में, वर्तमान युग में 20वीं और 21वीं शताब्दी में आज जो कवि चाहिए वो जन कवि चाहिए, और उस पैरामीटर पर यात्री जी पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। और वर्तमान मैथिली साहित्य में, अर्थात वर्तमान मैथिली और हिंदी दोनों साहित्य में, मैथिली हो या हिंदी हो, इस दोनों साहित्य में यथार्थवाद, प्रगतिवाद, साम्यवाद के पुरोधा हैं, के श्रेष्ठ कवि हैं। यात्री जी श्रेष्ठ कवि हैं। अर्थात जो समाज में, जो वर्तमान में यथार्थ में जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है, उसी को यात्री जी अपना रचना का आधार बनाते हैं। यात्री जी कल्पना में नहीं बहते हैं, बल्कि जो समाज में, विश्व में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय जो जो घटनाएं हो रही थी 1930 से 1950 के बीच में, उन सभी को उन्होंने अपने समय की घटनाओं को लिखा है। इस समय जैसे इन्होंने बाढ़ के तौर पर, जैसा कि आपको पता होगा कि बाढ़ जो है बिहार में, जो कोसी नदी को शोक कहा जाता है बिहार का, क्योंकि वो खास करके जो उत्तरी बिहार है वो पूरा बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित है। उसके लिए यात्री जी ने अपनी रचना में कोस्की के दहार नाम का एक कविता लिखा है। कोस्की के दहार का मतलब है कि कोसी नदी में जो बाढ़ आती है वो किस प्रकार से भयंकर विभीषिका लाती है और पूरे हरियर हरियर गांव के वो जो छे उज्जर उज्जर करे चल जाए छे। अर्थात जो खेत खलिहान हरा भरा बह रहा होता है वो पानी के प्रवाह से वो बिल्कुल उजला उजला हो जाता था, वो बिल्कुल सूना, जिस तरह विधवा का स्थिति हो जाता है उसी तरह से पूरा गांव का वो बिल्कुल उसको मटिया मेट कर देता है। तो यथार्थवाद का है, इन्होंने कोस्की का दहार नाम का कविता लिखा है। इसके बाद इन्होंने देश दशाष्टक लिखा है। देश दशाष्टक कविता लिखा है, जिसमें जो है भ्रष्टाचार के बारे में इन्होंने, जो भ्रष्टाचार जो समाज में है, अर्थात भ्रष्टाचार जो समाज में सिस्टम में जो व्याप्त है उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया है, उसकी समस्या को उन्होंने लिखा है। इससे पहले उन्होंने एक और कविता लिखा है जिसमें वंदना, उसमें ये कविता में कहते हैं कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस दिन यात्री जी ने कविता लिखा था कि वंदना कविता, कि आज देश आजाद हो रहा है। उसमें वो खुशी प्रकट करते हैं कि एक नया सिस्टम आ रहा है, अब हमारा देश आजाद हो रहा है, अब हम अपने हाथ से अपने देश का निर्माण करेंगे। और एक आशावादिता जो होती है एक नए सिस्टम में आने से कि भाई हम अब अच्छे से अपने देश का विकास करेंगे। ये जो सैकड़ों सालों से हमारा देश वो गुलाम था, आज वो मुक्त हुआ है, तो हम अच्छा और विकसित देश बनाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो सपना, वो आशा जब टूटने लगता है तो उसको यात्री जी देश दशाष्टक कविता में लिखते हैं कि बनिया लीडर अप्सरक त्रिमूर्ति कौ रहल अछि अपन मनोरथ पूर्ति, अपना ले सब अनका हेतु बंगौर। मतलब कि जो बनिया, लीडर और अफसर तीनों का जो त्रिमूर्ति है, जो व्यापारी है, नेता है और अधिकारी लोग हैं, इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है, एक ऐसा गठजोड़ बना लिया है, एक ऐसा नेक्सस क्रिएट कर लिया है कि अब ये जो है मिलकर के पूर्ण रूप से सिस्टम पर हावी हो गए हैं और ये लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो टैलेंट है उसका गला घोंट रहे हैं। और समाज में जो है सरकार के द्वारा बहुत सारा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी, महंगाई, इस तरह की समस्याओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए यात्री जी को जन कवि कहते हैं। और इसमें इन्होंने प्रगतिवाद का जो इनका परम सत्य कविता है, इसमें इन्होंने लिखा है परम सत्य कविता। इस परम सत्य कविता जो है प्रगतिवाद का मापदंड है। इसमें जो ये कहते हैं कि जो वर्तमान में जो मनुष्य का भुजबल है, अर्थात जो भुजबल है मनुष्य की श्रम शक्ति है, मनुष्य की श्रम शक्ति की महत्ता को स्थापित करते हैं। अर्थात जो वेद, पुराण, गीता, भागवत, यहाँ पर जो ईश्वर की जो आराधना की गई है, उस ईश्वर की आराधना को ये बिल्कुल नकारते तो नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि केवल उसी को हम आधार मान करके केवल चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह जाएं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। केवल पुरानी चीजों को पकड़कर बैठ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने अपने कविता में कई जगह ऐसा इस बात का उल्लेख किया है कि जो हमारे पुराने मूल्य हैं, जैसे मां मिथिला कविता में उन्होंने लिखा है कि पुराने जो हमारे मूल्य हैं, वो जो हमारे जो संस्कार हैं उसको हम धारण करें, लेकिन साथ साथ जो हम
विज्ञान की प्रगति हो रही है हम उसको भी स्वीकार करें और अपने आप को और अधिक वैज्ञानिक और अधिक रैशनल बनाएं और हम अपने श्रम शक्ति को, अपने मेहनत करने की क्षमता को अधिक से अधिक विकसित करें ताकि जो देश और समाज जो है वह लगातार आगे और प्रगति की ओर पथ पर बढ़े। तो इस तरह से एक मोटा मोटी हमने ये अलग अलग कविताओं में क्या क्या है उसके बारे में मोटा मोटी स्टडी किया। तो जब ये हमारी कक्षा भी आगे आरंभ होगी, आगे चलेगी, तो इन सभी कविताओं को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अभी ये थोड़ा सा ब्रीफ में एक बैकग्राउंड था